हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी को कड़बक मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित जो है पहला चैप्टर क्लास 12th का जो है, जिसका नाम कड़बक है और जिसके रचनाकार जो है मलिक मोहम्मद जैसी हैं, उसके सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर लेकर आ गया हूँ। अगर आप लोगों ने इससे पहले ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप सभी लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, कवि अपनी तुलना दर्पण से यानी शीशे से क्यों करता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, जैसे शीशा एकदम साफ होता है और उसमें सब कुछ सच सच दिखाई देता है, वैसे ही कवि का मन बहुत ही साफ और पवित्र है। कवि भले ही दिखने में सुंदर नहीं थे, लेकिन उनके विचार और उनकी बातें बहुत सच्ची थी, इसलिए उन्होंने खुद को दर्पण के जैसा कहा है। यानी कि कवि अपने आप को जो है तुलना दर्पण से इसलिए करता है क्योंकि उनके एक आंख नहीं है, फिर भी वह जो है इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण कवि में विख्यात है और उनके जो है कवि का जो मन है वह बहुत ही साफ और पवित्र है, इसलिए कवि ने अपनी तुलना दर्पण यानी शीशे से की है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या करें, रक्त की लेई यानी खून की गूंद का क्या मतलब है। जो पाठ है आपने पद पढ़ा होगा, उसमें रक्त की लेई यानी खून की जो गूंद है उसका मतलब क्या है। तो लिखेंगे आंसर इसका, कवि कहते हैं कि उन्होंने यह कविता बहुत मेहनत और अपने दिल के दर्द से लिखी है। जैसे किसी चीज़ को चिपकाने के लिए गोंद यानी लेई चाहिए, वैसे ही कवि ने अपनी इस प्रेम कहानी के शब्दों को अपने खून की लेई से जोड़ा है। यानी कि जिस तरह से जो है किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए जब लेई की यानी गोंद की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार कवि ने अपने प्रेम कहानी के शब्दों को अपने खून की लेई से जोड़ा है। इन्होंने अपने कविता में बहुत मेहनत और दिल से इस कविता को लिखा है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहे हैं, फूल और उसकी खुशबू के जरिए कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इसके उत्तर लिखेंगे, कवि कहते हैं कि जैसे फूल सूखकर खत्म हो जाता है लेकिन उसकी खुशबू हमेशा रहती है, ठीक वैसे ही इंसान मर जाता है लेकिन उसके अच्छे काम और उसका नाम हमेशा दुनिया में याद रहता है। कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह से जो है फूल जो है सूखकर भी ख़त्म हो जाता है लेकिन उसकी खुशबू जो है वो हमेशा बनी रहती है, बरकरार रहता है, वैसे ही इंसान जब मर जाता है तो उसके द्वारा किए गए जो सारे अच्छे काम हैं वो हमेशा इस दुनिया में जो है रहता है, उसने अच्छे कर्मों की वजह से। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहे हैं, जायसी ने अपनी तुलना चंद्रमा से क्यों की है। तो जायसी ने अपनी तुलना चंद्रमा से क्यों की है, इसका उत्तर लिखेंगे, कवि कहते हैं कि जैसे चांद में काला दाग होने के बाद भी वह पूरी दुनिया को रोशनी देता है, वैसे ही भगवान ने कवि के शरीर में भी दोष यानी एक आँख न होने दिया, लेकिन बदले में उन्हें कविता लिखने की ज़बरदस्त प्रतिभा दी गई। यानी कि कवि की एक आँख न इसके कहने का मतलब है कि कवि की एक आँख न होने के बावजूद भी कवि ने अपनी पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। उसी प्रकार जिस प्रकार चांद में जो है काला दाग होने के बाद भी वह पूरी दुनिया में रोशनी देता है, ठीक उसी प्रकार कवि की एक आँख न होने के बावजूद भी वह पूरी दुनिया में एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 5 क्या रहा है, कड़बक कविता में जायसी ने आम और समुद्र का उदाहरण क्यों दिया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली मंजूरी नहीं आती तब तक उसमें मीठा रस नहीं भरता, उसी तरह समुद्र का पानी खारा है तभी वह इतना विशाल और अमर है। यानी किसी भी चीज़ में थोड़े दोष भी होते हैं। यानी कि कवि जब कहते हैं कि आम में नुकीली मंजरी नहीं होती है तब तक उसमें मीठा रस नहीं भरता, उसी तरह समुद्र का पानी जब खारा होता है तभी वह इतना विशाल और अमर है। यानी किसी भी बड़ी चीज़ में थोड़े दोष भी होते हैं। यानी कितना भी इस दुनिया में बड़ा से बड़ा चीज़ हो उसमें थोड़ा सा दोष रह ही जाता है। इसीलिए कवि ने जो है कड़वा कविता में आम और समुद्र का उदाहरण दिया है कि आम में नुकीली मंजरी रहती है और समुद्र का पानी इतना विशाल होता है फिर भी उसमें खारापन रहता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 का है, जायसी ने अपने एक आँख की तुलना किससे की है। तो कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए जायसी ने अपने एक आँख की तुलना दर्पण से की है। इसी बात को लिखेंगे,
जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना आसमान में चमकने वाले शुक्र तारे से की है। वे वे कहते हैं कि जैसे तारों के बीच अकेला शुक्र तारा सबसे तेज चमकता है, वैसे ही उनकी एक आँख की उनकी बुद्धि को दिखने के लिए काफ़ी है। यानी कि जो है इसमें आप सभी को यही लिखना है कि जो कवि है अपनी एक आँख की तुलना किसी से करता है तो शुक्र तारे से करता है। वे कहते हैं कि तारों के बीच में अकेला शुक्र तारा सबसे तेज चमकता है। यानी कि तारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बीच में जो शुक्र तारा है वह बहुत तेज चमकता है, सबसे तेज। वैसे उनकी एक आँख ही उनकी बुद्धि को दिखने के लिए काफ़ी है। उनकी एक आँख होने के बावजूद भी वह बहुत सारे कवियों में जो है सबसे महान हैं, यही कवि जो है कहना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। जब तक त्रिशूल नहीं लगा तब तक सुमेरु पर्वत सोना नहीं हुआ, इसका क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर लिखेंगे। इसका अर्थ है कि जब तक सोने को तपाया नहीं जाता या किसी चीज़ पर चोट नहीं पड़ती तब तक वह कीमती नहीं बनती। इंसान भी दुखों और कठिनाइयों को झेलकर ही निखरता है। यानी कवि कहते हैं कि जब तक जो सोना है उसको तपाया नहीं जाता उसका मूल्य नहीं बढ़ता है, वह जो है नॉर्मल सोना की तरह बिकता है। लेकिन जैसे उसे तपाया जाता है उसकी कीमत जो है बढ़ जाती है, यानी दुगनी हो जाती है। वैसे ही इंसान भी दुखों और कठिनाइयों से झेलकर ही निखरता है, यानी और मजबूत होता है। जब तक उसके जीवन में दुख और कठिनाई है वह उससे झेलकर अपने आप को आगे की ओर निखरता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है। इस पाठ से हमें सबसे बड़ी शिक्षा क्या मिलती है? जो है इस चैप्टर से हमें क्या यहाँ बड़ी शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे। इस पाठ में हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान के चेहरे की सुंदरता से ज़्यादा उसके गुण और अच्छे कर्म की कीमती होती है। रूप तो एक दिन मिट जाता है पर गुण अमर रहता है। इस पाठ से हमें यह सीखनी चाहिए कि जो है व्यक्ति का चेहरा कितना भी खराब क्यों न हो, उसके चेहरे से उसके गुण और उसके कर्म की अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो है चेहरे की सुंदरता से ज़्यादा उसके गुण और उसके कर्म कीमती होते हैं, न कि उसका चेहरा। क्योंकि उसका मरने के बाद उसके शरीर जो है जल जाता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्म हमेशा इस दुनिया में रहते हैं। इसलिए कभी इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चेहरे की सुंदरता से ज़्यादा किसी व्यक्ति के गुण और कर्म जो है कीमती होते हैं। रूप तो एक दिन मिट ही जाता है पर गुण हमेशा अमर होता है। ठीक है, अब सभी के लिए यहाँ परीक्षा के लिए कुछ जरूरी टिप मैंने लिखा है तो इसको देख लेते हैं। चलिए, इस कवि का नाम मलिक मोहम्मद जैसी है। पाठ की मुख्य बात, यहाँ कविता जो है पद्मावत से ली गई है। यहाँ भी आप सभी के एग्जाम बहुत बार आता है। लेखन शैली, जायसी को प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाए, तो मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। तो यहाँ से आप सभी का वीडियो ख़त्म हो गया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।